ओके, सो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, रेगुलर करंट अफेयर विद योरपीडिया। और मैं आपको 3 दिनों का 7, 8, 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। और इसके साथ वन लाइनर, इसमें से 50 क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या कंटेंट लेके आया हूं, इसको जरा ध्यान से देख लो। लेफ्टिनेंट जनरल पेज होमेज एट एनिमल वॉर मेमोरियल, कि एनिमल जो वॉर में एनिमल भी शहीद होते हैं तो उनके मेमोरी में एक मेमोरियल बना हुआ है। कहाँ पे? बेंगलोर में ये बना है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल वॉर मेमोरियल अपने टाइप का एशिया का ये अकेला एक वॉर मेमोरियल है। ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ये बोलते रहे कि कोविड 19 से डरने की बात नहीं है और कोई मास्क वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके चलते एक तो ब्राजील सेकंड नंबर पे चल रहा है पूरे कोविड नंबर ऑफ पेशेंट्स में, और दूसरा उनको भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ है कोविड का। यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है उन्होंने बताया कि कोविड 19 से और भी कुछ थ्रेट्स क्रिएट होने वाले हैं, जिनमें टेररिज्म भी एक थ्रेट है। यूनाइटेड किंगडम ने म्यांमार के जो आर्मी चीफ और डिप्टी चीफ हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं कि वो नहीं आ सकते, कोई रीजन की वजह से उन पे सैंक्शन लगा है। रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं और मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वर्ल्ड के प्लेयर हैं, वो बोल रहे हैं कि हम विंबलडम विंबलडन जो मैच होते हैं उनको, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है और यूएस ओपन है, तो उनको वो मिस करते हैं। अजीत डोवल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया, प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन, और साथ में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इंडिया और चाइना की डिस्कशन जो टॉक होती है बॉर्डर को लेके, उनके आपस में बात हुई है, जिसमें 4 पिलर अप्रोच, चाइना और चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके हमारा झगड़ा चलता है चाइना के साथ, उसमें 4 पिलर अप्रोच निकाल के लाए हैं ये। 4 पिलर अप्रोच बेसिकली डिसएंगेजमेंट के, ट्रूप कैसे वापस जाएंगी, इंडिया और चाइना के सिपाही कैसे वापस जाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से, उससे रिलेटेड ये अप्रोच है। यूएस ने फॉरेन स्टूडेंट्स को ये बोला है कि इस साल क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलनी है यूनिवर्सिटीज में, तो तुम अपने वापस कंट्री में चले जाओ। जिसके चलते हार्वर्ड एंड एमआईटी ने यूएस गवर्नमेंट को सू कर दिया है, उनके ऊपर केस कर दिया है कि अगर फॉरेन स्टूडेंट्स वापस चले जाएंगे तो हम कमाएंगे कैसे। और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज नहीं होती हैं, ये खुद अपने सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो स्टूडेंट के ही फीस से ये चलती हैं। यूएस ने नोटिफाई किया है अपना डिसीजन यूनाइटेड नेशन को कि वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रहा है। अब इसके कई रीजन दिए हैं यूएस ने, वो हम देखेंगे क्या रीजन है। WHO है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनमें से एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। ब्लैक लिव्स ब्लैक लाइव्स मैटर, तो जो ब्लैक लोग हैं उनकी लाइफ भी मैटर करती है। ये एक बेसिकली प्रोटेस्ट है, ये एक पूरे का पूरा एक मिशन है जो लोग लेके आते हैं इन फेवर ऑफ ब्लैक पीपल। अब ऐसा डर रहे हैं लोग, ऐसा फियर है कि जो कोरोना वायरस है वो एयरबॉर्न है, वो हवा से फैलता है और एयरबॉर्न वो है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यस बैंक के जो चीफ हैं उनको अरेस्ट कर लिया था और उनके बहुत से जो एसेट हैं उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पोल्यूशन जो है अपनी गंगा की ट्रिब्यूटरीज, उसकी पोल्यूशन को मॉनिटर करेगी। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या चीज है वो हम देखेंगे, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है और कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट हुआ था और इसका रोल क्या है। गवर्नमेंट ने TOPS बेसिकली ओलंपिक्स पोडियम को ध्यान में रखते हुए, ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए TOPS स्कीम स्टार्ट की है जूनियर एथलीट्स की, सो दैट उनको सिखाया जाए, ट्रेन किया जा सके, सो दैट इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करे। खेलो इंडिया का क्या मतलब है वो हम देखेंगे, खेलो इंडिया क्या मिशन है। ग्रीन रिकवरी एट क्लाइमेट एक्शन मिनिस्ट्रियल मीट, तो क्लाइमेट एक्शन मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी क्लाइमेट चेंज को लेकर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें हर कुछ टाइम के बाद इन कंट्रीज के मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और उसका मेन पर्पस होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को कम किया जा सके।
अब इससे पहले कि मैं नेक्स्ट चलूं, देख लेते हैं कि केसेस कहां तक पहुंचे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में केसेस आस्ता आस्ता 30 लाख के आसपास, बेसिकली 30 लाख से ऊपर चले गए हैं। 30 लाख 31 लाख को हिट करने वाले हैं। ब्राजील 17 लाख के आसपास केस आने वाले हैं। 7.5 लाख इंडिया में हो गया है। रशिया में 7 लाख के आसपास हिट कर रहे हैं। और इसमें जो यूके, अगर आप देखेंगे, यूके का जो केस है, यूएस में 30 लाख से ऊपर चले गए। यूके का अगर तुम केस देखोगे तो यूके ने कंट्रोल कर लिया है। ये यूके के अब केसेस कम हो गए हैं, 3 लाख से रिड्यूस हो गए हैं। तो पहली बार जो अच्छा ट्रेंड देखने में आया है कि यूनाइटेड किंगडम में 3 लाख से केस कम हो गए हैं, बाकियों में बढ़ रहे हैं। इंडिया का अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र 2 लाख से ऊपर चला गया है। तमिलनाडु जो है वो 1 लाख से ऊपर, दिल्ली 1 लाख से ऊपर, और उसके बाद देखते हैं गुजरात में 37,000 हो गया है, उत्तर प्रदेश में 30,000 के आसपास है। तो ये कुछ बड़ी स्टेट्स हैं जहां पे कोरोना का केस है। अब इस जो डाटा मैं आपसे डिस्कस करता हूं, इससे वन लाइनर क्या बन सकता है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एज फार एज द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट आर कंसर्न? तो इंडिया का क्या नंबर है? 1 2 3 4, इंडिया कौन से नंबर पे है? ध्यान से देखो, इंडिया जो है अभी तीसरे नंबर पे है, रशिया से ऊपर चला गया है नंबर में, 7.5 लाख है। ब्राजील का 17 लाख के आसपास है, यूएस का 30 लाख के आसपास है। तो इंडिया तीसरे नंबर पे है, अभी भी काफी पीछे है कंट्रीज लाइक ब्राजील से, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पे इंडिया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंडिया की कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट्स उसमें हैं? तो एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा आपसे पूछ सकता है कोविड पेशेंट्स का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रेप्सवा ने एनिमल वॉर मेमोरियल में जाके अपनी होमेज पेश किया। एनिमल वॉर मेमोरियल जो है पूरे एशिया में अपने टाइप का ही एक अलग टाइप का एक वॉर मेमोरियल है, एनिमल्स के लिए बनाया गया है, और ये बेंगलोर के अंदर है। और लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो नए कमांडेंट हैं एएससी सेंटर के। एएससी सेंटर आर्मी, बेसिकली आर्मी सर्विस कॉर्प्स को बोलते हैं, और ये आर्मी का बहुत ही प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह होती है। और एएससी सेंटर एंड कॉलेज एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, और वहीं पे एनिमल वॉर मेमोरियल भी है। और आर्मी सर्विस सेंटर जो कॉर्प बना था वो 1999 में बना था। और इसको 3 जो इंस्टीट्यूशन थी आर्मी की, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग की, एएससी स्कूल जो पहले बरेली में था, आर्मी स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड ट्रांसपोर्ट, एंड एएससी सेंटर, उनको मर्ज करके इसको बनाया गया था। और अब ये आर्मी सर्विस कॉर्प सेंटर और कॉलेज जो है वो बेंगलोर के अंदर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल वॉर मेमोरियल इंडियन आर्मी का है कहाँ पे? आंसर इज बेंगलोर में है। और आर्मी सर्विस कॉर्प किस चीज से डील करता है? आंसर इज वो ट्रेनिंग और ऑफिसर्स के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो से रिलेटेड है। बोल्सोनारो ने बहुत ज्यादा इसको लाइटली लिया था कोविड 19 को, और ये इग्नोर करते थे प्रिकॉशंस को। ये जनता में भी जब बीच में जाते हैं तो ये बिना बेसिकली मास्क वगैरह से जाते हैं। और इन्होंने बोला था कि कोविड से घबराने की बात नहीं है, ये छोटा सा फ्लू है, तो इससे डरो मत, ये फ्लू है। और अब उनको बेसिकली ये जो हुआ है कोविड 19 हुआ है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि अभी भी वो मास्क नहीं लगाते। कोविड हो चुका है और लोगों को बोल रहे हैं देखो मेरे को कोविड है लेकिन मैं ठीक हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ इस तरीके से वो लोगों को बोलते हैं। इसी से पहले हमने देखा था जो जोकोविच है टेनिस प्लेयर, उनको भी उन्होंने लाइटली बहुत चीजों को लिया और उनको भी कोविड हुआ था। हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री उसको रिसेंटली कोविड हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और कौन सा कंट्री सेकंड नंबर पे है जो कोविड पेशेंट्स में? तो ये दोनों टर्म्स आपकी रिलेटेड टर्म्स हैं। यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है एंटोनियो गुटरस, ये जो हैं ये पुर्तगीज हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री के हैं ये। और यूनाइटेड नेशन का जो चीफ होता है उसका डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी जनरल। तो जो गुटरस हैं सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने वार्न किया है कि कोविड 19 पेंडेमिक जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज देगा टेररिस्ट के लिए, और टेररिस्ट इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है वो कहीं और उन्होंने ध्यान लगा रखा है अपना। तो टेररिस्ट जो है वो इस अपॉर्चुनिटीज का मिसयूज कर सकते हैं, और ये एक नया थ्रेट वर्ल्ड के ऊपर हो सकता है। यंग पीपल जितने भी हैं वो आजकल इंटरनेट देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं। और साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसके चलते टेररिस्ट वगैरह इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, साइबर क्राइम कर सकते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा कि सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन का? एंटोनियो गुटरस हैं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का रिसेंटली जिनको उन्होंने बताया है कि क्या थ्रेट है कोविड का, वो क्या थ्रेट हो सकता है? आंसर इज टेररिज्म। और सेक्रेटरी जनरल जो गुटरस हैं
वो कौन सी कंट्री के हैं? तो आंसर इज पुर्तगाल के हैं। तो ये आपका वन लाइनर यहां से बनेगा। यूनाइटेड किंगडम ने म्यांमार के जो आर्मी चीफ हैं और जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं, उन दोनों को ही सैंक्शन लगा दिया है कि वो यूनाइटेड किंगडम में नहीं आ सकते। और आर्मी चीफ का नाम क्या है? मिंग आंग हलैंग। सो ये नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और उसको उनको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं आने के लिए? क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन किया है उन्होंने रोहिंग्याज के अगेंस्ट। रोहिंग्याज एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिसको म्यांमार अपनी कंट्री से भगा रहा है, और वहां पे म्यांमार के अंदर एक बेसिकली प्रोविंस है जहां पे रोहिंग्याज रहते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। ये रैखाइन स्टेट जो है, रैखाइन स्टेट, यहाँ से म्यांमार से जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, या फिर वो इस तरफ आपके नॉर्थ ईस्ट मलेशिया इंडोनेशिया की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो रोहिंग्या माइग्रेशन किससे रिलेटेड, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? रोहिंग्या माइग्रेशन जो है वो आपकी म्यांमार से रिलेटेड है। और ये आर्मी जनरल इसीलिए वायलेशन के चलते ह्यूमन राइट्स के यूनाइटेड किंगडम ने इन पे सैंक्शन लगाया है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है म्यांमार से रिलेटेड, वो ये है कि म्यांमार में प्रो डेमोक्रेसी जो लीडर हैं, आंग सान सूकी, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, वो एक प्रो डेमोक्रेसी लीडर हैं और जिनकी सरकार बेसिकली म्यांमार में अभी चल रही है। और ये इस बार इलेक्शन भी होने वाले हैं म्यांमार में, जो नवंबर में होंगे। तो ये भी इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो अब उसमें से वन लाइनर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? ये उसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कौन सी कंट्री ने अभी सैंक्शन लगा दिए हैं आर्मी चीफ म्यांमार पे? वो यूके है। और रोहिंग्या किससे रिलेटेड है? वो म्यांमार के साथ रिलेटेड एक टर्म है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो फेडरर से रिलेटेड है। फेडरर इसके जो टेनिस मेन सिंगल मेंस टेनिस जो प्लेयर हैं, जो गेम्स हैं, जिनमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी में होता है। और उसके बाद आता है ये फ्रेंच ओपन, जो रोलैंड गारोस भी उसको बोलते हैं। फिर विंबलडन आता है जो लंदन में होता है, और यूएस ओपन होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम हैं और ये इसी तरीके से आते हैं। लास्ट में कौन सा होता है? यूएस ओपन होता है। पहला साल में एवरी ईयर पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है। तो ये थोड़ा सा आपने ऑर्डर भी याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है। अब उसमें जो फेडरर हैं, रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, वो बहुत मिस कर रहे हैं। और उनके हाईएस्ट बेसिकली सिंगल हैं, जो बेसिकली मेन सिंगल टाइटल हैं ग्रैंड स्लैम के। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार विंबलडन जो मैचेस हैं वो कैंसिल हुए हैं। तो विंबलडन में जो है, जो इंग्लैंड में होता है विंबलडन, उसमें तुम देख रहे हो घास है यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो कोर्ट होता है ग्रास कोर्ट है, ये ग्रास का कोर्ट होता है। और जो फ्रेंच ओपन है ये ग्रास कोर्ट नहीं होता है, ये बेसिकली आपका ग्रास कोर्ट ओनली आपका विंबलडन है जो लंदन का है। तो विंबलडन कोर्ट और विंबलडन के मैक्सिमम जो जीते हैं, अभी मैं आपको एक इसका दिखाऊंगा कि जो रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के, उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और 20 ग्रैंड स्लैम में जो हैं 5 यूएस ओपन है, 8 विंबलडन है। तो विंबलडन के चैंपियन हैं ये, तुम देख सकते हो। तो ग्रास कोर्ट पे ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं। राफेल नडाल जो स्पेनियार्ड है, ये स्पेन से हैं, और इन्होंने 2 जीते हैं। और जोकोविच भी उनके पीछे चल रहे हैं, इनको कोविड हो गया था। जोकोविच आजकल बहुत अच्छी फॉर्म में है ये। तो ये 20 हैं और ये 19 हैं, बिल्कुल साथ साथ ये चल रहे हैं। लेकिन रोजर फेडरर सबसे ज्यादा 20 लेके बैठे हुए हैं। अब फेडरर ने कोरोना वायरस के चलते ये देखा कि अभी मैचेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो मिस कर रहे हैं मैचेस को बहुत ज्यादा। तो ये उन्होंने ये न्यूज उनसे रिलेटेड थी। बाकी मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड बताया है क्या इन्फॉर्मेशन है। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान से देखो। कौन सा इनमें ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो तुम्हें पता है यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, एंड आपका विंबलडन है। कौन सा प्लेयर के पास मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम है? रोजर फेडरर। कौन सी कंट्री के हैं रोजर फेडरर? स्विट्जरलैंड के हैं। और रिसेंटली किस प्लेयर को कोविड हुआ था? नोवाक जोकोविच। और सबसे पहले साल में कौन सा ग्रैंड स्लैम आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और लास्ट में कौन सा आता है? यूएस ओपन आता है। ये हमें थोड़ा सा ट्रेंड पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज जो है वो अजीत डोवल की है और वैंग की है। जो डोवल जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के, और चाइनीज स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी।
तो इन दोनों के आपस में डिस्कशन होती है और जो अजीत डोवल हैं वो बेसिकली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं बॉर्डर टॉक्स को लेके। तो डोवल एंड वैंग जो हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एसआर हैं। बॉर्डर डिस्कशन जब होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से रिलेटेड, उसके बेसिकली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी डोवल साहब गए थे चाइना और उनकी वैंग के साथ मीटिंग हुई थी। इसके बाद जब 15 जून को गलवान वैली में 20 आर्मी सोल्जर्स मारे गए थे चाइनीज ट्रूप्स के साथ लड़ते हुए, उसका रिलेशन बहुत ही खराब हो गए थे इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और चाइना के अभी भी खराब है। और वहां पे ट्रूप्स दोनों वहां पे आपस में बैठ गए थे आमने सामने कि ये हमारा लैंड है। उसी की डी एस्केलेशन, वहीं से डिसएंगेजमेंट करने के लिए ट्रूप्स की इनकी मीटिंग हुई थी और कई स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे इंडिया नाराज भी हुआ चाइना से और इंडिया ने बोला कि हम चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन कर देंगे। 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया था। चाइनीज कंपनीज को रोड कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए थे और पावर सेक्टर से भी उनको बाहर रखा गया था। तो ये कुछ हमने डिसीजन लिए थे चाइना के साथ, हमने अपनी रिसेंटमेंट शो करने के लिए। एक नाम यहाँ पे आ रहा है कि 4 पिलर अप्रोच क्या है चाइना के साथ। तो ये 4 पिलर अप्रोच क्या है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो सिपाहियों को डिसएंगेज करना है, आस्ता आस्ता वापस बुलाना है और लाइन ऑफ कंट्रोल को, टेंशन को रिड्यूस करना है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है। उस 4 पिलर में क्या है कि पहले तो पब्लिक में कुछ स्टेटमेंट्स मत दो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया या उनके प्रेसिडेंट ने दे दिया, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट पब्लिक में मत दो, इससे रिलेशन खराब होते हैं। दूसरा, जितनी भी पेट्रोलिंग है बफर जोन में, बफर जोन वो जोन होता है जहां पे ना तो इंडिया का है, नो मैन लैंड है, वो ना इंडिया की है ना चाइना की है, उसमें आप पेट्रोलिंग मत करो, सिपाही उसमें ना जाएं। तीसरा, कि सस्टेन्ड सर्विलेंस रखी जाए, कि सर्विलेंस प्रॉपर रखी जाए। ऐसा ना हो कि आप सर्विलेंस ना रखें और फिर कुछ दिनों बाद जाएं तो दूसरा आदमी वहां पे बैठ जाता है। और जो फ्रिक्शन पॉइंट है जहां पे लड़ाई हो सकती है, वहां पे बेसिकली आप ट्रूप्स को रखें और वहां पे बनाए रखें ट्रूप्स को, लड़ाई ना करें। और जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तो ट्रूप्स की मेंटेन वहां पे करें, प्रेजेंस मेंटेन करें। ये 4 पिलर अप्रोच जो है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोवल, जब वो गए चाइना तो वहां पे उन्होंने डिस्कस किया फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ। तुम देख रहे हो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन, अब ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये कारगिल है जहां पे कारगिल वॉर हुई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसके इस तरफ पाकिस्तान ने एक्वायर कर रखी है टेरिटरी और ये अक्साई चीन है। और ये वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे रखी है 1963 में। पाकिस्तान ने चाइना को ये टेरिटरी दे दिया था। तो इस तरफ चाइना है और ये अक्साई चीन है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां पे हमारी लड़ाई होती रहती है। ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है प्राइम मिनिस्टर को? अजीत डोवल हैं। और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कौन है इंडिया और चाइना के डिस्कशन में? वो भी अजीत डोवल हैं। और किस जगह पे 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे? आंसर इज गलवान वैली में मारे गए थे। और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव चाइना के कौन है जो इंडिया के साथ डिस्कशन करते हैं? वो वैंग ई हैं। और 4 पिलर अप्रोच किस चीज से रिलेटेड है? ये डी एस्केलेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से रिलेटेड है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बैन किया है? चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यूएस ने फॉरेन स्टूडेंट्स को बोला है कि क्योंकि इस सेमेस्टर में तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इसलिए तुम्हें यूएस में रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम यूएस छोड़ के जा सकते हो। और ये किसने डिसीजन दिया है? ये इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, आईसीई, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। उन्होंने ये डिसीजन सुनाया है। और इसके अगेंस्ट जो, पहले तो इसमें इंफॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स जाते हैं यूएस में वो कौन से वीजा के ऊपर जाते हैं। ये आपका नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, एकेडमिक वर्क के लिए होता है। एंड वोकेशनल कोर्स वर्क के लिए M1 होता है। तो वोकेशनल कोर्स वर्क मीन जिसमें आप कुछ काम करना चाहते हो, काम कर सकते हो। एंड जो आप एकेडमिक वर्क के लिए होता है तो आपका F1 वीजा होता है। एंड इसमें जो स्कूल ऑफिशियल होते हैं उनको नया वीजा, बेसिकली बोला गया है स्कूल्स को कि नया वीजा के लिए अप्लाई करने को बच्चों को बोलो अगस्त 4 तक। आप पहले ये क्लियर करें यूनिवर्सिटीज कि क्या उनको ऑनलाइन कैंपस स्टार्ट करना है या बच्चों को बुलाना है। अगर तो ऑनलाइन है तो उनको वहां रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपना यूएस छोड़ के जा सकते हैं। अब इससे क्या है, बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, उनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो बच्चों की से ही मिलती है। तो अगर बच्चे वहां से चले जाएंगे तो उनकी इनकम कहाँ से आएगी? तो इसी के चलते हार्वर्ड एंड एमआईटी ने क्या किया, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को सू कर दिया। और उन्होंने ये बोला कि जो
बच्चे हैं, यूएस जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको अगर वापस भेज दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दो डिफिकल्ट सिचुएशंस आ गई। एक, या तो हम अपने स्टूडेंट्स को लूज कर देंगे, तो जो बेनिफिट उनसे मिल सकता है फीस से वो हमें नहीं मिलेगा। दूसरा कि अगर हम उनको यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं, कैंपस में बुलाते हैं, तो उनको कोविड का खतरा है। तो हमारे लिए दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए हार्वर्ड एंड एमआईटी ने यूएस गवर्नमेंट को सू किया। अब देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन रिसेंटली, उन किस कंट्री ने ये बोला फॉरेन स्टूडेंट्स को कि आप छोड़ के चले जाओ? आंसर है यूएस ने ये बोला। स्टूडेंट वीजा यूएसए का कौन सा लगता है स्टूडेंट वीजा? आंसर है F1 लगता है। कौन सी यूनिवर्सिटीज ने यूएस गवर्नमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सू किया है? हार्वर्ड एंड एमआईटी यूनिवर्सिटीज ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सू कर दिया है। अब चलते हैं आगे। यूएस ने अपना एक डिसीजन लिया है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लेगा। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है ये, और बोलते हैं कि हम अब इसमें से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। और मिड अप्रैल में उन्होंने ये फंडिंग देना बंद कर दिया था, और अब उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। और कारण उसका ये बोला है यूएस ने कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये चाइना की साइड ले रहा है, क्योंकि चाइना इज अ वायरस कंट्री और चाइना ने ही वायरस फैलाया था। चाइना की वुहान स्टेट से, सिटी से, वुहान सिटी से ये वायरस निकला था, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को छुपाता रहा। चाइना इसको चीज को छुपाता रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं बताया, और आज की डेट में यूएस सबसे बड़ा जो कोविड की कंट्री बन चुका है। सबसे ज्यादा केसेस यूएस के अंदर हैं, तो यूएस सबसे ज्यादा इसका सफर कर रहा है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है उसको छुपाया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनको हेल्प किया। इसमें मैं आपको बता दूं कि यूएस जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो यूएस के वहां से निकल जाने से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग बहुत ही कम हो जाएगी। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये यूनाइटेड नेशन की जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनमें से एक है, और ये 7 अप्रैल 1948 को बनी थी। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन 1945 को बना था, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बना था वो 7 अप्रैल 1948 को बना था। और 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह से सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और जो 9th सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, वो अभी भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पुर्तगीज हैं, वो एंटोनियो गुटरस हैं। वो 9वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, जब से यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना है। और ये जो आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। टेड्रोस जो है वो डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो अभी भी कौन सी कंट्री ने विड्रॉ कर लिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? यूएस को। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कब करते हैं? तो हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मैंने गलती से 5 अप्रैल कर दिया है। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? स्विट्जरलैंड में। और यूनाइटेड नेशन का हेल्थ जो है हेडक्वार्टर वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वॉशिंगटन में है। तो आपको पता होना चाहिए किसका हेड ऑफिस कहाँ है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो टेड्रोस जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। अब ये ब्लैक लाइव मैटर, इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली एक मूवमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में है, और ये नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। जैसे गांधी जी ने स्टार्ट की थी, नॉन वायलेंस है, सिविल डिसोबीडियंस है। और ये किस चीज के अगेंस्ट है? ये जो पुलिस की ब्रुटेलिटी है अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के अगेंस्ट, जो ब्लैक लोग जिनको बोलते हैं, उनके अगेंस्ट जो पुलिस की ब्रुटेलिटी है, ये उसके अगेंस्ट काम करता है। और इसके बहुत सी कंट्रीज में ब्लैक लाइव्स मैटर का बेसिकली चैप्टर हैं, बहुत सी कंट्रीज में इनके ग्रुप है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, सब जगह पे ये लोग हैं। और 2013 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और हैशटैग के साथ, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर। और उसके बाद ये काफी फेमस वहां पे हुई। कुछ लोग वहां पे जिनकी डेथ हुई 2012 में, तो लोगों ने एजिटेशन किया और ये मूवमेंट बढ़ती चली गई। अब रिसेंटली ऐसा क्या हुआ? रिसेंटली जॉर्ज फ्लॉयड, एक ब्लैक जो मारे गए पुलिस कस्टडी में, और पुलिस ऑफिसर डेरेक शॉविन ने, मिनापोलिस पुलिस ऑफिसर थे, मिनियापोलिस में ये थे, और उन्होंने इनको जॉर्ज फ्लॉयड को मारा। तो उसके बाद काफी लोगों ने एजिटेशन किया, और ट्रंप की भी काफी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, और ट्रंप साहब एक नया पुलिस रिफॉर्म भी लेके आए इसी के चलते, जो ये सारा के सारा हुआ था। तो अब इसमें से क्वेश्चंस क्या बनेंगे? ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट कौन सी कंट्री में चल रहा है? यूएसए में। रिसेंटली किसकी डेथ से यूएस में प्रोटेस्ट हुए? जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ से।
जॉर्ज फ्लॉयड कहाँ पे मारे गए? मिनियापोलिस में मारे गए। अब कोरोना वायरस से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज है कि ऐसा फियर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस है ये एयरबॉर्न हो चुका है। एयरबॉर्न हो चुका है मतलब ये ऐसा नहीं कि आपके सलाइवा या थूक के साथ ही ट्रांसमिट होगा, लेकिन एयर के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे कई पेशेंट है तो उसके आसपास की जो एयर है उसमें भी ये वायरस है। एरोसॉल ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं, और वो एरोसॉल ट्रांसमिशन एक मोड है ट्रांसमिशन का, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस है ये। और ये बेसिकली पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, इससे रेस्पिरेटरी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो बेसिकली नाक से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, और वो हवा में फैल जाते हैं। पहले लोग सोच रहे थे कि वो हवा में नहीं फैलते, नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो अब हवा में फैल जाते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या फिर डर लग रहा है लोगों को कि कोरोना वायरस जो है वो क्या है? एयरबॉर्न है। अब नेक्स्ट न्यूज है यस बैंक से लेके। यस बैंक के जो मालिक राणा कपूर हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को लेके काफी घपलाबाजी किया था यस बैंक में, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको पकड़ लिया था। तो देयर इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जिसके अंडर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने सारी उनकी बेसिकली अरेस्ट वगैरह उनको किया था। और यस बैंक के जो चीफ है उन्होंने 750 करोड़ रुपया RKW डेवलपर ग्रुप कंपनी को दे दिया था, जिसके मालिक कपिल वाधवान, धीरज वाधवान और उनकी फैमिली थी। और ये सारे का सारा पैसा जो वाधवान फैमिली को दिया, इन्होंने ये पैसा जिस पर्पस के लिए लिया था वहां पे नहीं लगाया, इन्होंने दूसरी कंपनीज में, शेल कंपनीज जिसको बोलते हैं, उसमें इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। मतलब लिया लोन किसी और काम के लिए था और पैसा कहीं और लगा दिया। राणा कपूर जो थे वो MD एंड CEO थे यस बैंक लिमिटेड के, और इन्होंने इलीगली ये पैसा ट्रांसफर किया था। तो कौन सा बैंक इन्वॉल्व है इसमें और राणा कपूर उसके चीफ हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने रिसेंटली किसको अरेस्ट किया? यस बैंक के चीफ को अरेस्ट किया। और यस बैंक का जो फाउंडर है वो कौन है? आंसर है उनके जो फाउंडर हैं वो आपके राणा कपूर हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज चलते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड है। और अभी एक मीटिंग हुई थी इन यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर की एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह की। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये बोला गया कि वो गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज को क्लीन करें, वाटर की क्वालिटी का ख्याल रखें। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। और ये तुम्हें पता होना चाहिए मिनिस्ट्री का नाम क्या है। और वैसे ही उन्होंने बोला कि एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया है गंगा डॉल्फिन्स को बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट चला था, वैसे ही एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन को बचाने के लिए भी चल रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आपको बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, और इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था जिसका नाम है वाटर एक्ट 1974। वाटर अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको इस एक्ट के थ्रू बनाया गया था। लेकिन जितनी पावर्स एंड फंक्शंस हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वो मेंशन्ड हैं एयर एक्ट 1981। तो कौन से दो एक्ट देखे आपने? वाटर एक्ट 74, एयर एक्ट 1981। क्या रोल है दोनों का? वाटर एक्ट के थ्रू ये बना था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और एयर एक्ट 1981 के अंडर इसकी अथॉरिटी एंड पावर्स हैं। तो जितने भी प्रोविजन हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 के, वो बेसिकली इसके जो फंक्शन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो एक ये है कि एक टेक्निकल सर्विस देता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को। और वो टेक्निकल सर्विस मेंशन की हुई है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसके अंडर ये मिलता है। एंड ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी करता है, और ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड। और इसके करंट चेयरमैन जो हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो हैं श्री रविशंकर प्रसाद। तो अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना था? नंबर 2, ये कौन से एक्ट के थ्रू बना था? वाटर एक्ट 1974 के बना था। और इसकी पावर एंड अथॉरिटी कौन से एक्ट के अंडर आती हैं? एयर एक्ट 1981 के अंडर आती हैं। ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और भी क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चीफ का नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ने TOPS स्कीम लॉन्च की है। TOPS का फुल फॉर्म देख लो, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। पोडियम क्या होता है? जहां पे चढ़ के तुम्हें हार पहनाया जाता है, तुम्हें मेडल मिलता है,
उसको पोडियम बोलते हैं। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम कि भाई साहब हमें ओलंपिक के पोडियम पे चढ़ना है, वो स्कीम का नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और जूनियर्स को इसके लिए ट्रेन किया जा रहा है। सीनियर्स को तो पहले ही ट्रेन करते थे, लेकिन जूनियर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है। और इसका मेन जो मोटो है वो यह है कि इंडिया 2028 में लॉस एंजलिस में जब ओलंपिक्स होगा तो इंडिया टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आए। इसी को देखते हुए खेलो इंडिया एक प्रोग्राम भी चला रखा है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट उसके अंडर काफी लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। खेलो इंडिया है क्या कि इंडिया के अंदर जो स्पोर्ट्स है उसको रिवाइव करना है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, रिवाइव करना है, और स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है सो दैट इंडिया वर्ल्ड लेवल पे अच्छा परफॉर्म करे। इसके लिए खेलो इंडिया स्टार्ट किया है। ये है खेलो इंडिया का लोगो, अगर तुम देखोगे, और क्या काम वो करना चाहते हैं। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट करो, कम्युनिटी में लोग खेलना स्टार्ट करें, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशंस करो, टैलेंट सर्च करते रहो लोगों का, स्पोर्ट्स आप सपोर्ट दो, नेशनल सपोर्ट दो, वुमेन को स्पोर्ट्स में प्रमोट करो। ये सारे खेलो इंडिया के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप एक बार इनको देख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि टोक्यो जो ओलंपिक्स होने वाला था 2020 में वो तो कैंसिल हो गया है। अब नेक्स्ट 2024 में कहाँ होना था, वो पेरिस में होना था, और लॉस एंजलिस में 2028 में होना था। तो आपको अगले 3 बार जो ओलंपिक्स होने वाले थे उनका पहले ही पता है, लेकिन ये हुए नहीं। जैसे टोक्यो का भी ओलंपिक्स हुआ नहीं, तो अब टोक्यो ओलंपिक्स अगले साल के लिए बोल रहे हैं कि अगले साल हम करवाएंगे, लेकिन पक्का नहीं कि कब होना है। सो गवर्नमेंट ने जो अभी लॉन्च की है टीओपीएस स्कीम, वो किससे रिलेटेड है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। टीओपीएस का फुल फॉर्म क्या है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और 2024 में ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, पेरिस में। तो टॉप 10 नेशंस, इंडिया टॉप 10 नेशंस के अंदर आ जाए। ये कब का टारगेट है हमारा, ये हमारा टोक्यो या पेरिस का नहीं है, ये है हमारा लॉस एंजलिस 2028 का। आगे चलते हैं, ग्रीन रिकवरी क्लाइमेट एक्शन मिनिस्टीरियल मीट। देखो, क्लाइमेट एक्शन का मतलब यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है उसको कंट्रोल करने के लिए एक हमने प्रोग्राम बनाया है, और उसके लिए इकोनॉमिक रिकवरी प्लानिंग है, और वो पेरिस एग्रीमेंट में डिस्कस हुआ था। और ये सारे का सारा डिस्कशन जो होता है ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर होता है, यूएनएफसीसीसी के अंडर होता है। इंडिया में एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो हैं वो श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, और उन्होंने ये बोला कि हमने काफी स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। अब जो मिनिस्ट्रियल मीट होती है, जब आपस में मंत्री आपस में डिस्कशन करते हैं तो उसमें बताते हैं कि हर कंट्री ने उसमें क्या किया। तो इंडिया भी ये बता रहा है कि इंडिया ने इसमें क्या क्या किया। तो इंडिया ने ये बताया कि हमने 21% रिडक्शन कर लिया है अपनी एमिशन इंटेंसिटी का। जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन है वो हम 21% एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी हमने इतने से इतने ईयर के बीच में रिड्यूस कर लिया है। और हमने इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, पिछले 5 साल में इतना परसेंट हमने इंक्रीज किया है। और नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो अब 30% हो चुकी है। और 2000 बेसिकली 30% से बढ़ के मार्च 2015 में 30% थी, और वो 37.7% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो इंडिया के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 24.5% है, रफली 25% याद रख लेना, 25% से थोड़ा सा कम। और एक और अच्छी बात यह है कि इंडिया ने भारत स्टेज 4 BS4 से सीधी छलांग BS6 में लगाई है। तो 1 अप्रैल 2020 से कौन सी भारत स्टेज स्टार्ट हो गई है, वो भारत स्टेज 6 स्टार्ट हो चुकी है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो था वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है जिसमें मिनिस्टर आपस में मिलते हैं, और उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। तो इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन और कैसे इसको रिड्यूस करें, सारे के सारा उसका डिस्कशन होता है। और जो लेटेस्ट डिस्कशन हुआ था वो हुआ था पेरिस के अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा डिसीजन लिए गए थे। तो पहले सीओपी है क्या, देखो, जो पहली सीओपी हुई थी, पहली जो मीटिंग हुई थी जिसमें लोगों को लगा कि भाई साहब जो वर्ल्ड में अब ग्रीन हाउस गैस की एक प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो रियो डी जेनेरो समिट था 1992 में। रियो समिट उसको बोलते हैं। ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरो, जहां पे अर्थ समिट हुई थी। तो अर्थ समिट कब हुई पहली बार, 1992 में। उसमें ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज का क्रिएशन हुआ था। और इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर हर बार सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ करेगा। और वो जो हमारा स्टार्टिंग थी वो वहां से रियो से हमने स्टार्टिंग किया था कि हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया। पर्पस उसका ये था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं
वो डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद क्लाइमेट सिस्टम की रेंज से ऊपर ना निकल जाएं, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ना बढ़ जाएं कि जिससे हमारा क्लाइमेट ही चेंज हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब आया? वो 21 मार्च 1995 को आया और उसके अंडर एनुअल मीटिंग होना स्टार्ट हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा, अर्थ समिट कब हुई? 1992 में हुई। और उसमें जो क्रिएट किया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो कब क्रिएट किया? 94 में क्रिएट किया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर क्या होना स्टार्ट हुआ? सीओपी होना स्टार्ट हुआ। तो पहला सीओपी कब हुआ? बर्लिन में हुआ 95 में। और सबसे इंपॉर्टेंट सीओपी 3 है, क्योटो प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, ये जापान के अंदर हुआ। 11 जो सीओपी था वो मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान थी, वो कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ था। 15 जो था वो बेसिकली कोपनहेगन था, जो क्योटो प्रोटोकॉल का बेसिकली तामझाम डिस्कशन हुआ था। 17 का डरबन में हुआ था, जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड क्रिएट किया गया था। और 21 में जो हुआ था वो पेरिस कॉन्फ्रेंस थी, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया था कि जिससे लीगली बाइंडिंग हो जाएगा कि कंट्रीज के ऊपर जो टारगेट है वो लीगली बाउंड हो जाएगा और कंट्रीज को फुलफिल करना पड़ेगा। और जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस से टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोब का, वो 2% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कौन कौन से सीओपी इंपॉर्टेंट है? सर 1 कब हुआ था? सर जो क्योटो प्रोटोकॉल का था वो कौन सा सीओपी था? लेटेस्ट सीओपी जो था 21 था, पेरिस वाला। ये इंपॉर्टेंट उसमें डिस्कशन हुए थे। क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला अर्थ समिट कब हुआ? 1992 में हुआ। फर्स्ट अर्थ समिट कहां पे हुआ? रियो में हुआ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। सीओपी किस चीज से रिलेटेड है? बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सीओपी 1 कहां हुआ? बर्लिन। सीओपी 3 कब हुआ? क्योटो। सीओपी 11 कहां हुआ? मॉन्ट्रियल प्लान है। सीओपी ग्रीन हाउस गैस फंड कौन से सीओपी में बना था? डरबन में 17 में बना था। सीओपी 21 कब हुआ? पेरिस में हुआ। इंडिया में फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज है ज्योग्राफिकल एरिया का? 24.5%। एज पर पेरिस कॉन्फ्रेंस ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर किससे कम रखना है? 2% से कम रखना है। तो आई एम वेरी श्योर कि जितने टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आपको ये समझ आ गए होंगे टॉपिक क्या है। ये 3 दिन का तामझाम सारे के सारा मैंने आपसे डिस्कस किया है, और इसके ये सारे के सारे जो मैंने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपसे डिस्कस किए हैं, इनको रिवाइज कर लो। और यही 50 क्वेश्चन आपके पूरे मंथ में मोर देन 500 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और मेरे को लगता है 500 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट हैं। और अगर आप इन नोट्स पढ़ लोगे और साथ में क्वेश्चंस कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू।